स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद पारंपरिक बीमा उत्पादों से किस प्रकार भिन्न है? ए, वे केवल संपत्ति के नुकसान के लिए कवरेज प्रदान करते हैं। बी, वे पूर्व निर्धारित मापदंडों या ट्रिगर्स के आधार पर भुगतान करते हैं। सी, दावों को संसाधित करने के लिए उन्हें व्यापक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है। डी, यह क्षतिपूर्ति आधारित है और वास्तविक नुकसान की भरपाई करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पैरामीट्रिक बीमा उत्पाद यह एक प्रकार का बीमा है जो पूर्वानुमानित घटनाओं या मापदंडों जैसे लगातार 2 दिनों तक प्रतिदिन 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा या विशिष्ट बाढ़ का स्तर और हवा की गति के आधार पर भुगतान प्रदान करता है। यह वास्तविक नुकसान के आकलन पर आधारित नहीं है। इसका उपयोग आमतौर पर कृषि जैसे फसल बीमा, आपदा जोखिम प्रबंधन और यात्रा बीमा में किया जाता है। यह उन स्थितियों में विशेष रूप से उपयोगी है जहां त्वरित वित्तीय सहायता आवश्यक है और जहां पारंपरिक हानि आकलन जटिल या विलंबित हो सकता है। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. मूल सीमा शुल्क। 2. प्रतिकारी प्रशुल्क। 3. अतिरिक्त सीमा शुल्क या विशिष्ट। 4. सुरक्षात्मक शुल्क। उपर्युक्त करों में से कौन सा सीमा शुल्क का उदाहरण है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सीमा शुल्क, इसका तात्पर्य उन वस्तुओं पर लगाए गए कर से है जब उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार परिवहन किया जाता है। यह वह कर है जो वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। भारत में सीमा शुल्क को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत परिभाषित किया गया है और इससे संबंधित सभी मामले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। सीमा शुल्क के उदाहरण मूल्य सीमा शुल्क, प्रतिकारी प्रशुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क या विशिष्ट सुरक्षा शुल्क और एंटी डंपिंग शुल्क है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका अभ्यास करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। 2. इसमें धार्मिक विश्वास और धार्मिक प्रथाएं दोनों शामिल हैं। 3. यह प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने एवं प्रचार करने का समान अधिकार है। अतः कथन 1 सही है। इसमें न केवल धार्मिक विश्वास बल्कि धार्मिक प्रथाएं भी शामिल है। अतः कथन 2 सही है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उससे किसी भी वर्ग को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह व्यक्तिगत कानून विषयों पर समान नियमों का एक समूह है जो धर्म, समुदाय, नस्ल, लिंग या जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होता है। 2. यह संविधान के भाग 4A में उल्लिखित निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। 3. विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून विषय संविधान के समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समान नागरिक संहिता यह उत्तराधिकार, विवाह, गोद लेने और तलाक जैसे व्यक्तिगत कानून विषयों पर समान नियमों का एक समूह है जो धर्म, समुदाय, नस्ल, लिंग या जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों पर लागू होता है। अतः कथन 1 सही है। यह संविधान के भाग 4 में उल्लिखित निर्देशक सिद्धांतों में से एक है। वे न्यायोचित नहीं है, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन उनमें निर्धारित सिद्धांत शासन में मौलिक है। अतः कथन 2 सही नहीं है। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून विषय संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं। संसद और राज्य विधानमंडल दोनों समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण उपलब्ध कराना है। 2.
राज्यों को केंद्रीय वित्त पोषण राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के आलोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। 3. यह मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों के उन्नयन और कॉलेजों को एक समूह में परिवर्तित करके नए विश्वविद्यालयों का निर्माण करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसका उद्देश्य पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करना है, अतः कथन 1 सही है। केंद्रीय वित्त पोषण केंद्रीय मंत्रालय से राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से राज्य उच्च शिक्षा परिषदों और चिन्हित संस्थानों तक पहुंचता है। राज्यों को वित्त पोषण राज्य उच्च शिक्षा योजनाओं के आलोचनात्मक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, अतः कथन 2 सही है। यह मौजूदा स्वायत्त कॉलेजों के उन्नयन और कॉलेजों को एक क्लस्टर में परिवर्तित करके नए विश्वविद्यालयों का निर्माण करेगा, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए मणिपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत बांग्लादेश सीमा, बांग्लादेश की भूमि सीमा के 3 किनारे भारत के साथ लगते हैं और एक सीमा बंगाल की खाड़ी के किनारे है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह भारत की पड़ोसी देशों के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा ऐसे भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के बाद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। 2. बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वयन, मार्गदर्शन तथा अनुसंधान प्रबंधन एवं शिक्षा के लिए यह परिषद भारत का एक सर्वोच्च निकाय है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट के बाद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई थी, अतः कथन 1 सही है। बागवानी, मात्स्यिकी और पशु विज्ञान सहित कृषि के क्षेत्र में समन्वयन, मार्गदर्शन तथा अनुसंधान प्रबंधन एवं शिक्षा के लिए यह परिषद भारत का एक सर्वोच्च निकाय है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, कार्बन फाइबर ट्रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ट्रेन पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी है, जिससे इसके वजन और प्रदूषण में कमी आएगी। 2. यह ट्रेन 87 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में चीन ने दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन बनाई है। यह ट्रेन पूरी तरह से कार्बन फाइबर से बनी है, जिससे इसके वजन और प्रदूषण में कमी आएगी, अतः कथन 1 सही है। यह एक सामान्य स्टील ट्रेन की तुलना में 7% कम ऊर्जा की खपत करेगी। साथ ही यह ट्रेन 87 मील प्रति घंटे की अधिकतम गति तक पहुंच सकती है, अतः कथन 2 सही है। हाई स्पीड ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा करने का सबसे पर्यावरण अनुकूल तरीका है। बता दें कि इस ट्रेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा, जिससे इसकी निर्भरता और दक्षता में काफी वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी। 2. सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हालिया खबरों के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा 6 की नई सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता लिखा गया है। बता दें कि कक्षा 6 की इस पुस्तक का नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड है। सिंधु सरस्वती सभ्यता,
भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। अतः कथन एक सही है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। अतः कथन 2 सही है। वर्ष 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने वर्ष 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 के अंतर्गत बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। 2. यह एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को लोकसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। बता दें कि भारतीय संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है, जो 1 अप्रैल को शुरू होता है और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होता है। अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था यानी CRA का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए. विकासशील देशों में शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। बी. कृषि उत्पादों के लिए बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली अपनाना। सी. ब्रिक्स देशों के बीच आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए एक रूपरेखा स्थापित करना। डी. हिंद प्रशांत क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।